जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा में जो है सी टेट से संबंधित एक प्रश्न पत्र था आपका 2018 का, तो उसमें से हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन उठाए। उन 30 क्वेश्चनों पर हम आज चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चनों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपकी क्या समस्याएं, क्या कमियां हैं और आपको किन क्षेत्रों में भी और काम करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना रिविजन सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आपका जो है नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, ये है। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। आप बच्चे को यहाँ पर खालिस्तान, इस खालिस्तान में क्या आना है, को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग निर्धारण भूमिका ग्रहण करते हैं। तो लिंग जो निर्धारण की भूमिका है, यानी कि ये औरत है या ये पुरुष है, इस तरीके का जो जेंडर, जो हम जेंडर की जो भूमिका निर्धारण की जाती है, ये किसके माध्यम से की जाती है? हमारा समाजीकरण, यानी समाज भी इसमें योगदान देता है। संस्कृति के माध्यम से भी जो स्त्री पुरुष में का जो है एक तरीके से भूमिका अलग अलग होती है, हर किसी की भूमिका। यानी हमारी संस्कृति महिलाओं की भूमिका अलग निर्धारित करती है, पुरुषों की भूमिका अलग निर्धारित करती है, हमारा समाज भी। और जो मीडिया है ये भी काफ़ी हद तक जो है इस तरीके की भूमिका का निर्धारण करती है। लेकिन यहाँ पर ट्यूशन जो है किसी भी तरीके का लिंग भूमिका ग्रहण करने का जो है काम नहीं करता। तो यहाँ पर छोड़कर लिखा हुआ था, तो छोड़ के यानी ट्यूशन को छोड़कर, बच्चे जो है ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सही होगा इसका आंसर। और अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका है, मानकीकृत परीक्षाओं की आलोचना में से ये एक है। अब क्या चीज है? एक, उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है, ये आलोचना नहीं है। इसकी जो भाषा आसान होती है, ये बड़ी आबादी पर लागू नहीं होते हैं, ये भी कोई इसकी आलोचना नहीं है। वे क्षमता की स्पष्ट तस्वीर, बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ये इसकी आलोचना नहीं होगी। ये तीनों ही गलत है। लेकिन इसकी एक आलोचना है, यानी एक कमी है इस टेस्ट की, वो है आपकी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। यानी कि जो ये टेस्ट होता है, टेस्ट केवल मानकीकृत टेस्ट क्या होता है, किसी एक मतलब जिस चीज के लिए वो टेस्ट बनाया गया उसकी तो वो जांच कर सकता है, लेकिन बच्चे के या व्यक्ति के सभी पक्षों की जांच नहीं करता, इसलिए जो है वो पक्षपाती होता है। ये इसका जो है आलोचनात्मक पक्ष है, यानी कि इसकी कमी है इसमें। तो ये इसका आंसर सही होगा यहाँ पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत मतलब यहाँ पर ये नहीं पूछा, इसके यहाँ पर आंसर हैं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं, मतलब इस सिद्धांत के माध्यम से क्या इस सिद्धांत का कहना है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होता। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक सिद्धांत यानी ये गार्डनर का सिद्धांत है। गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यानी मल्टी इंटेलिजेंट के नाम से भी ये जो है थ्योरी प्रसिद्ध है। और 1983 में ये सिद्धांत आया था। 1983 में जो है यहाँ पर इन्होंने गार्डनर महोदय ने बताया था। इसमें जो है उन्होंने 7 कारक बताए थे, 7 कारक, शब्द, संगीत, गणितीय, तर्क, इस तरीके से। इसमें फिर एक और जोड़ा गया, उसके बाद 2 और कारक जोड़ा गया, कुल मिलाकर 10 कारक हो गए। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो है ये बताया गया है कि एक व्यक्ति में कई सारी बुद्धि होती हैं। तो यहाँ जो है पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नहीं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एक ही व्यक्ति की बुद्धि कई प्रकार से कार्य करती है, उसमें कई सारी बुद्धियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पर सही है इसका। अगला आता है आपका नंबर 4। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। कौन से कथन से यहाँ पर स्पष्ट होता है? सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन, यहाँ 2 कंडीशन है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन। सीखने के लिए मूल्यांकन यानी अब हम किसी बच्चे को कोई चीज सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मूल्यांकन करते हैं कि बालक की स्थिति क्या है, तो उस हिसाब से उसे सिखाया जाता है। तो मान लीजिए बालक की जब हम स्थिति जांच लेते हैं, उस हिसाब से उसे सिखाया जाता है, तो उसका जो है हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट या किसी भी चीज़ का जो हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास करते हैं, बच्चे का विकास करते हैं, तो बीच बीच में सीखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के बाद अब बालक ने क्या प्राप्त कर लिया, क्या अचीव हो गया, उसे क्या उपलब्धि मिल गई, तो उसके लिए जो मूल्यांकन किया जाता है लास्ट में, एट लास्ट, तो वो होता है सीखने का मूल्यांकन। तो 2 कंडीशन बनती है, तो दोनों कंडीशन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूरा करता है? बच्चे के सीखने की जरूरतों
को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, इसमें पहली कंडीशन ही केवल पूरी हो रही है, जरूरतों को जानते हैं और उसके अनुसार हम शिक्षण व्यवस्था देते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन पूरी हुई, तो ये भी जो इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब अवधि अंतरालों के बीच के प्रदर्शन का आकलन करके और उनके प्रदर्शन को का प्रमाणित करके, यानी जो अवधि जो अंतराल है बीच बीच में सीखने के, तो बच्चों का जो प्रदर्शन का आकलन करते हैं हम, उसके प्रदर्शन को जो है प्रमाणित करते हैं। तो ये क्या हुआ, जो प्रमाणित किया हमने बाद में, तो ये क्या हुआ, हमें उपलब्धि यानी जो उसने सीखा तो उसका बाद में हमने प्रमाणित किया, तो ये दूसरी कंडीशन हुई, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके जो है सीखने के अंतराल को भरने की उचित लक्ष्य का निर्धारण करने, यानी जब हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, पहली कंडीशन लागू होती है कि बच्चे को हमने जो है उसकी निगरानी की, उसकी प्रगति की, यानी जो उसका डेवलपमेंट है, और वहाँ पे जो है हमने सीखने के लिए मूल्यांकन किया, यानी बीच बीच में हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं, कितना सीख रहा है, कितना विकास कर रहा है, उसके लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो है पूरी हो रही है, तो इस तरीके से इसका ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका चौथा, को ये आपका नंबर 4 बचा। तो इसमें देखिए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, अब प्रगति में क्या हो रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी कोई चीज सिखा रहे हैं हम कि उसकी प्रगति के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो कौन सी स्टेज में है, कितना उसका विकास करना है, तो उसके लिए बीच बीच में मूल्यांकन करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन हुआ। उपलब्धि यानी जब सीखने के बाद जो चीज हम सिखाना चाह रहे थे उसको उसने वो प्राप्त कर लिया है, उसकी जो उपलब्धि है कि उसने क्या प्राप्त किया, क्या अचीवमेंट किया, तो वो उसकी दूसरी कंडीशन। यानी यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 पूरा कर रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 4। इसके बाद आपका आता है अगला नंबर 5 क्वेश्चन। हम नंबर 5 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित, यानी जो लगातार कंटिन्यू आपका, और व्यापक यानी सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करते, बालक का हर समय लगातार हम मूल्यांकन करते रहते हैं, और व्यापक यानी सभी पक्षों का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो सभी पक्षों का व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें से जो नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो ढूंढना है हमें, नहीं पे ध्यान देना है, इस पे नहीं क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है। तो सबसे पहला आपका आता है, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिनंग है। अभिनंग है, तो ये बात तो सही है, अभिनंग है, तो ये तो हमें नहीं ढूंढना है। वह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, यानी जो बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का ही तो हमें मूल्यांकन करना है, तो बच्चों की उपलब्धि पर ही है ये मूल्यांकन केंद्रित, तो ये बात भी सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान और चिन्हित करने में उपयोगी है। तो हम कभी भी कोई भी जो मूल्यांकन होता है, खासकर सतत और व्यापक मूल्यांकन में, किसी बच्चे को कोई टैग नहीं लगाते कि आप धीमे हो, आप खराब हो, या आप बुद्धिमान हो। तो ये जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन इन तीनों चीजों से संबंधित नहीं है, तो इसका ये होगा राइट आंसर, आंसर नंबर 3। और चौथे को जो ऑप्शन पे, इस पे भी हम चर्चा करते हैं, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये भी बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार इसे लागू जो है अनिवार्य किया गया है कि आप बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहिए। तो ये तीन जो पहला, दूसरा, तीसरा आपका ऑप्शन है, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है, लेकिन इसमें तीसरा जो है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। और यही बात जो है इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आपका आता है, बच्चे में प्रतिभाशालिता के डैश, यहाँ पर जो है आपका ये इन चारों ऑप्शन में जो आना है के कारण हो सकते हैं। तो ये आप देखिए, वीडियो को स्किप करके इन ऑप्शन को पढ़ के आप लगाइए, आपका सही होता है नहीं है। आइए चर्चा करते हैं इस पे। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यानी आपका एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यानी आपको जो है बच्चे का जो प्रतिभाशाली होना, यानी बच्चे का जो है प्रतिभाशाली होना जो है किसी ऐसे समृद्ध वातावरण पर निर्भर करता है। ये बात जो है सही नहीं है। केवल समृद्ध वातावरण दे दिया जाए तो कोई प्रतिभाशाली नहीं होता। सफल माता पिता, जिसके माता पिता सफल हैं यानी जो कामयाब हैं, तो उनके बच्चे भी जो हैं प्रतिभाशाली नहीं होते। अनुशासित दिनचर्या, खाली अनुशासित दिनचर्या से भी कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली नहीं बन सकता। लेकिन इसमें मुख्य है आपका आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया, यानी आनुवांशिकता जो उसे जन्म से मिला है, वातावरण जो उसके चारों तरफ है, यानी जो जिस पर्यावेश में वो रह रहा है, तो उन दोनों के जो अंतः क्रिया है उनके अनुसार जो है बच्चा प्रतिभाशाली होता है। इनके अंदर जो है कुछ जेनेटिक गुण भी होते हैं जो उसके माता पिता से मिलता है, और उसके अलावा जो है उसके अंदर जो है वातावरण से भी जो कुछ चीजें वो लेता है, उसका अच्छा वातावरण है
तो वो जो है उसकी जो दोनों की अंतःक्रिया होगी तब जाकर बच्चा जो है प्रतिभाशाली होता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 7वें क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। अब वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनको कक्षा में किस माहौल की आवश्यकता होती है? जो बच्चा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वंचित है किसी वजह से, तो उसे किस कक्षा में कैसा माहौल चाहिए? तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देकर उनका उपयोग करना चाहिए। यानी जो बच्चा जिस संस्कृति का है और जिस भाषा का उसे ज्ञान है, तो उसको महत्व देकर ही उसका जो है विकास किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं? उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित हम कभी नहीं करते शिक्षा व्यवस्था में, इसलिए ऑप्शन गलत है। बच्चे को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। हमें कभी भी कि तुम होशियार हो, तुम कमजोर हो, इस तरीके का वर्गीकरण नहीं कर सकते हम। और उन्हें अच्छे व्यवहार को सिखाना चाहिए। ये भी कोई खास आपका नहीं है, अच्छा व्यवहार तो हमें सिखाना ही है। तो ये इसमें सबसे सुटेबल जो आपका आंसर होगा, हमें जो छाड़ना होता है सबसे सुटेबल आंसर, जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वो छाड़ना होता है। तो यहाँ सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि का बालक कौन होगा? उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देकर उनका हमें जो है उपयोग करते हुए उन्हें बच्चों को जो है आगे ले जाना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है। यानी कि कक्षा के अंदर, किसी भी कक्षा के अंदर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या क्या चीज जो है ऐसी क्या हस्तक्षेप करने चाहिए? तो उन पर हम यहाँ पर जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनमें सुटेबल है? पहला स्टेटमेंट है आपका, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। उनके प्रति स्नेह होने के नाते, मतलब उन्हें स्नेह होने के नाते उन्हें जो है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें उन पर प्यार दिखाना चाहिए, इसलिए ही होने चाहिए। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। यानी कि वो होशियार हैं तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ा देने की जिम्मेदारी, ये बात बिल्कुल गलत है। और उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है कि उन्हें जो है सृजनात्मक बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों का अतिरिक्त समय दिया जाए। और ज़्यादा उनसे जो है और बच्चों के साथ हम ऐसा नहीं कि बुरा व्यवहार करें, केवल उन्हें ही स्नेह करें। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बचता है 4। 4 क्यों सही है इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। यानी जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं या सृजनात्मक बच्चे हैं, तो शिक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती है? उसे जो है बच्चे को ऐसा उस क्लास में अनुकूलित करने की और उसे मोटिवेशन देने की, मतलब उनको जो प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और वो जो है अनुकूलित करना चाहिए। अनुकूलित यानी उन्हें अच्छा वातावरण देना चाहिए। तो इस तरीके की जो है निर्देशन तरीकों का उपयोग करने की, मतलब ऐसे निर्देश, ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे गाइडेंस देने के जो है शिक्षक को जरूरत होती है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आता है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? यहाँ पर नहीं है पे हमें ध्यान देना होता है एग्जाम में, ये जो है क्वेश्चन गलत करा देता है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? तो उपयुक्त तरीका ढूंढना है हमें। नंबर पहला स्टेटमेंट है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश करके जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं, दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करके, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाकर, यानी कि फटकार लगाना यहाँ पर कभी भी जो है शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी इस चीज को अलाउ नहीं करती। तो हमें यहाँ पर नहीं है ढूंढना था। तो हमें जो है कौन सा तरीका सही नहीं है, यानी फटकार लगा के हम किसी बच्चे को जो है कोई भी नहीं सिखा सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें नहीं है ढूंढना है। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ देना, मतलब किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे समझाना, ये बात बिल्कुल सही है इसकी। और ये शारीरिक और गतिविधियों को समावेशन करना है। दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों, मतलब जो भी रोज के कार्यक्रम उनमें फिजिकली वर्क भी हमें करवाना चाहिए और वैकल्पिक तरीकों को भी पेश करना चाहिए। तो ये तीनों बातें तो यहाँ पर लागू होती हैं अति संवेदनशील बच्चों के लिए, लेकिन फटकार नहीं सकते हम किसी बच्चे को। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आपका आता है अगला क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच, अलग अलग सोच यहाँ पर आ गया आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन
अब अपसारी चिंतन पर मैं जो हूँ पिछले कक्षा में चर्चा कर चुका हूँ। अपसारी और अभिसारी, अभिसारी। अब अपसारी यानी जो यहाँ पर बालक है एक चीज को एक किसी समस्या का 10 तरीके से समाधान कर सकता है, यानी किसी बात को 10 तरीके से सोच सकता है, तो वो क्या हो, अपसारी हुआ। तो अपसारी चिंतन वाला जो बच्चा होता है वो तो है सृजनात्मक। सृजनात्मक यानी जो अलग अलग सोच सकता है वो कैसा बच्चा होगा, सृजनात्मक। इस पर हम काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका दूसरा सही। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं करता। यानी कोई शिक्षक है, कक्षा में बच्चों की समस्या को हल करना है, तो वहां पर हमें नहीं है ढूंढना है, मतलब कोई शिक्षक किसी बच्चे की समस्या का हल करना चाह रहा है कक्षा में, तो कौन सा तरीका सही नहीं है वो देखना। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, यानी कुछ कर रहे हैं और कोई गलती हो गई तो ईमानदार रहना चाहिए, तो ये तो सही बात है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। सोचना, विचारना, परीक्षण करना, विभिन्न उत्तरों और विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग करना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये भी बात सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछने चाहिए। अभिसरण जो होता है उसका मतलब होता है आपका एक तरीके से सिमटा हुआ है, यानी कि सिकड़ा हुआ। तो अभिसरण का मतलब कि ऐसे प्रश्न उत्तर पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर सिकड़ा हुआ। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई जिसका आंसर सिर्फ एक ही हो, तो वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, बालक की कोई आपकी क्षमता, बालक को आप बालक की क्षमता नहीं पहचान सकते। यानी एक उत्तर वाले जो मतलब जिनका उत्तर सिमटा हुआ होता है, तो बालक की कोई भी आप मानसिक योग्यता का पता नहीं लगा सकते, उसके जो विचारों को पता नहीं लगा सकते। तो ये जो है एक तरीके से किसी बच्चे की समस्या का समाधान करने के लिए सही तरीका नहीं है कि आप जो है जो मतलब एक लिमिटेशन वाले उत्तर मतलब प्रश्न पूछे जाए जिनका उत्तर सिर्फ एक शब्द हाँ या ना में हो, तो उस तरीके से आप किसी बच्चे की समस्या का सोल्यूशन नहीं कर सकते। हमें नहीं है ढूंढना था। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने का सबसे जो है कोई भी आपके विचार है उनकी प्रक्रियाओं पर चर्चा करना सबसे जो है अच्छा ऑप्शन है। विभिन्न परीक्षा विचार ये सब चीज जो है, ईमानदारी, इस तरीके के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। हमें किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए इन तीनों ऑप्शन जो बेस्ट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं है ढूंढना था, तो नहीं है के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नहीं, हम जो है किसी जो है नैरो माइंडेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिसमें मतलब नैरो आंसर हो, मतलब छोटी सोच वाले क्वेश्चन, तो वो इस तरीके के क्वेश्चनों से जो है किसी बच्चे की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, इस संवेग ढूंढना है। संवेग क्या होता है आपका, डर, क्रोध और आपका प्यार, ये सब क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डर आपका संवेग है, ये संवेग ध्यान संवेग नहीं, उत्तेजना संवेग नहीं, स्मृति संवेग नहीं है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। यानी एक बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने देखा कि दूध लेते हुए दूध बूथ से, और उसे पता है कि दूध जो है दूध बूथ से प्राप्त होता है, यानी पैदा होता है, बनाया जाता है दूध बूथ पर। तो ये बच्चे की कौन सी समझ को यहाँ पर स्पष्ट करता है, ये 4 समझ लिखी हुई। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो बच्चे का जो अनुभव है, बच्चा वही तो बात करेगा। बच्चे का अनुभव क्या, बच्चे ने देखा कि बार बार दूध बूथ से हम दूध खरीदे, दूध बूथ का मतलब डेयरी वेरी से या दुकान से, तो वहां से हम दूध खरीदते देखा बच्चे ने, तो बच्चे ने अपने का अनुभव क्या होगा, बच्चे ने हमेशा देखा कि दूध बूथ से दूध खरीद रहे हैं, तो उसके आधार पर जो है उसका जवाब हो गया। तो यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट को ये स्पष्टीकरण यहाँ पर करता है। इसके बाद बच्चे ने अगले जो हम इन पे भी चर्चा करते हैं, बच्चे ने गाँव को कभी दूध देते हुए नहीं देखा, गाँव के अलावा मतलब गाँव को बच्चे ने दूध देते हुए नहीं देखा, तो इसलिए वो इस चीज को नहीं कह सकते। गाँव के अलावा जो है भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, इस तरीके से ये इसकी बात सही यहाँ पर नहीं होती है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, यानी कि इसमें बच्चे के परिवार की कोई कमी नहीं। बच्चे जब किसी चीज को जो देखेगा उस तरीके की बात करेगा। बच्चे को दुनिया का सब बहुत सीमित अनावरण है। हम किसी बच्चे का ये नहीं कह सकते कि कोई उसका, अब मान लीजिए हर किसी को पूरी दुनिया की जानकारी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सीमित अनावरण
नहीं, बच्चा एकदम से सारी दुनिया की बातें नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर जो है बच्चे का जो अनुभव है, बच्चे का जो वहां पर जो उसने देखा, तो उसी के आधार पर जो है वो स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ पर बच्चे का अनुभव को वाला ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, अब यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो बच्चे का जहाँ अनुभव की बात आ जाए, बच्चे की बात आ जाए, बाल केंद्रित बात आ जाए, तो वहां पर जो है आप इस तरीके की चीजों को सोचकर भी उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। अब एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, मतलब कोई पाठ्य पुस्तक उसका जो है एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक हो गई, ये कोई मतलब एक सीमित किताब है या एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक करते, केवल उसका पालन करने से अच्छा शिक्षक नहीं बन जाता। तो ये बात गलत हो गई आपकी। पाठ्यक्रम को समय से पूरा कराने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम को केवल पूरा कराना ही जो है, ये भी बात गलत है कि कोई एक शिक्षक है उसे केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं होता। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें, जहां भी पूछने की स्वतंत्रता आ जाए, संवाद आ जाए बच्चे के लिए, और उससे सीखने की बात आ जाए, बच्चे को संवाद पूछताछ, और जहाँ भी मतलब आराम से मतलब रिलैक्सेशन यानी आरामदायक जगह हो, जहाँ पर बच्चे के लिए आरामदायक हो, सीखने की ऐसा स्थान हो, और बच्चे का जो संवाद हो, मतलब बच्चा वहाँ पर अपने बात कर सके, पूछ सके अपनी बात, और अपने दूसरे की सुन सके और पूछताछ कर सके। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये जो होती हैं सबसे बढ़िया होती हैं। तो ऐसा शिक्षक की जो भूमिका के तौर पर सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, ये क्यों गलत है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन, केवल अनुशासन बनाने से जो है कोई अच्छा शिक्षक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो सुटेबल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद आपका आता है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा का प्रोत्साहन करती है। समृद्ध शिक्षा कौन सी कक्षा, यहाँ पर देखते हैं, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हों, खुली गतिविधियां कोने में हों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली किताब सेफ में रखी हों, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सकें, यानी कि खुली गतिविधियां, बाल साहित्य, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य जो कि आपकी खुली शेप में रखी हों और बाल को किसी भी समय यहाँ पर प्राप्त हो जाए, यानी 3 कंडीशन। तो ये सबसे बेस्ट है किसी कक्षा की समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब कोई शिक्षा व्यवस्था तो उसको जो प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा दूसरा, अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खोलने के लिए बाहर निकाला जाए, यानी केवल सप्ताह में एक बार खोल के जो है कोई भी जो है कोई सप्ताह में एक बार चीज दिखा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा कि आप उसे बाकी दिन जो है अलमारी के अंदर रख रहे हैं। तो ये चीज गलत है। इसलिए पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। अब पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित मतलब कोई कक्षा है तो पाठ्य पुस्तक द्वारा जो है चल रही है केवल, तो जो ये भी जो है इसका ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि वो लंबे समय तक रहे, यानी कोई सामग्री यार वो लंबे समय तक सुरक्षित रख के क्या करेंगे, तो इस तरीके से जो है वो बच्चे के काम नहीं आ रही तो किस काम की। तो ये 3 ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला ही सही होगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पाठ्य पुस्तक की भूमिका का वर्णन ढूंढना है यहाँ पर। तो कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होती है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। अब एक कोई राष्ट्र है या कोई देश है तो उस पाठ्य पुस्तक जो है एक रूपता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये कोई बात यहाँ पर जमती नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिताओं के मार्गदर्शन है, या शिक्षक का मार्गदर्शन क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को शिक्षक का मार्गदर्शन करते हैं या माता पिता का मार्गदर्शन करते हैं, ये भी कोई विशेष बात नहीं है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिक संसाधन बनते हैं, नहीं कहीं भी संसाधन नहीं है तो उसके संदर्भ में जो है एक सबसे जो है महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होंगे। तो केवल पाठ्य पुस्तक ही जो है शिक्षा व्यवस्था में एकमात्र संसाधन के रूप नहीं होते, उसके अलावा मानवीय संसाधन, टीचर, आपके प्रिंसिपल, उसके अलावा आपके और भी जो आपके ब्लैक बोर्ड, चौक, इस तरीके के आपके बेंच हैं, पंखे हैं, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें जो है संसाधन ही होते हैं शिक्षा के। तो खाली किताबें जो हैं संसाधन नहीं होती, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत होगा।
हमारा ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट है इसके लिए। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक है, मतलब जो हमारी कक्षा के अंदर उपलब्ध संसाधन हैं या कक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन होते हैं, उपलब्ध संसाधन है, तो उनमें से केवल एक सामग्री है, एक है, मतलब उस सामग्री के संदर्भ में केवल मतलब एक एक संसाधन के रूप में है, ना कि जो है पुस्तक हर चीज के लिए परफेक्ट है। तो केवल एक संसाधन के रूप में जो है पाठ्य पुस्तक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ये तो पढ़ पढ़ के आप लगभग सबको रटा गया हो कि क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, उसमें रचनावाद पर जो है मुख्य जोर दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यानी मोटिवेटेड समझा जाता है, प्रेरित समझा सकता है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, खाली अनुशासन बनाने से प्रेरित नहीं समझा सकता। वो बच्चे चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे या डर रहे हैं या अनुशासित हैं, तो ये कोई मतलब मोटिवेशन की बात नहीं हुई। वे सभी उपस्थित रहते हैं। बच्चे उपस्थित तो कई कारणों से रह सकते हैं कि कहीं परीक्षा में बैठने के से रोक न दिया जाए या और माँ बापों के डर से या किसी बात से वो जो उपस्थित हो सकते हैं, तो ये भी कोई प्रेरित होने वाली बात नहीं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए आंसर क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछते हैं, यानी क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसी कक्षा जो है प्रेरित समझाती। बच्चों को प्रेरित, बच्चे जब प्रेरित होते हैं, मतलब बच्चे जब मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो ऐसा क्या होता है, अपने टीचर से किसी बात के लिए जो है प्रश्न पूछते हैं, किसी भी चीज के स्पष्टीकरण के लिए में, तो बार ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका तीसरा होगा। चौथा क्यों नहीं होगा, अच्छी तरह से वर्दी पहन के आएंगे, मतलब खाली ड्रेस पहन के आने से कोई मोटिवेटेड नहीं माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी बच्चों के अधिगम में बच्चों को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी बात है। उपयुक्त सबसे अधिक सभी उपयुक्त हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट ढूंढना है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अब सब कक्षाओं में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री नहीं होती, ये तो यहीं पर गलत हो जाता है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये ऑप्शन बेस्ट है सबसे। और उसके बाद नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी, मतलब मूल्यांकन करना भी जो है बच्चों के अधिगम सुधार के लिए जरूरी है, लेकिन और ये भी जो है शिक्षण सामग्री भी होनी चाहिए, मूल्यांकन भी जो है नियमित होना चाहिए, विभिन्न उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से भी जो है हमें बच्चों को समझाना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा तीसरा। क्यों होगा, वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यहाँ पर वास्तविक जीवन की जो बात आ गई, तो जब भी हम शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं, हम व्यवहार से जोड़ देते हैं, जो बच्चे के काम आने वाली शिक्षा है, तो वो जो है वहां पर बेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आपका होता है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस हद तक किस तरह की मदद करता है, यानी अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अनुशासन कहाँ तक जो है किसी भी अधिगम वातावरण में अपनी भूमिका निभाता है। नंबर 1, चुप्पी साधे रहने में, बच्चे को चुप रखने के लिए, गलत बात। अगला है शिक्षक को निर्देश देने में, मतलब शिक्षकों को निर्देश देने में, मतलब कोई बच्चे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या बच्चे क्लास में कोई शिक्षक कोई जानकारी दे रहा है, गाइडेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए खाली अनुशासन बनाना, ये भी बात गलत है। और ये जो है आपका पाठ रटा कर याद कराना, ये बात भी गलत है। तो सबसे लास्ट में आपका बचता है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में, यानी कि बच्चे ने जो सीखा, जो पढ़ा, अगर वो अनुशासित क्लास है या बच्चा अनुशासन में है, तो वो अपने आप को देखता है कि मॉनिटर करता है, अपने आप का आकलन करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है। तो अपनी एजुकेशन को वो जो है मॉनिटर करता है, उसका आकलन करता है। तो इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा आंसर नंबर 4। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 21, आनुवांशिकता
और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? सत्य ढूंढना है हमें। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों पर, यानी जीन जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं, जीन्स पर पूरी तरह निर्धारित होती है। एक बात गलत है। खाली जीन्स पर जो है कोई भी बच्चा जीन्स के आधार पर जो है सीखने की, उसका और प्रदर्शन करने की जो है क्षमता नहीं बताई जा सकती। खाली किस जेनेटिक उसमें ये चीजें नहीं आती हैं। अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार से जो है तो कोई भी बच्चा जन्मजात विकारों को दूर कर सकता है। जन्मजात कोई विकार है किसी के अंदर, मतलब उसकी आंखें कमजोर है, सुनने में परेशानी है, हाथ पैर में, तो खाली पौष्टिक आहार से जो है उस बच्चे की वो चीजें दूर नहीं हो सकती, ये भी गलत है। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो खाली पर्यावरण से भी जो है कोई सा विकास नहीं होता। सबसे जो सुटेबल आंसर है वह आंसर नंबर 4, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यानी हमारे जो कुछ चीजें हैं हमें जन्म से मिलती हैं, आनुवांशिक रूप में मिलती हैं, और कुछ चीजें हमें जो है वातावरण यानी हमारे पर्यावरण से मिलती हैं। तो जो चीज इन दोनों का जो मिला जुला रूप जो होता है आनुवांशिकता, यानी जो जन्म से चीजें हमें मिली, जन्म से जो गुण मिले, और जो हमारा पर्यावरण आसपास का परिवेश है, तो उसके अनुसार जो है हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अनुवांशिक जो गुण हुए आपके, मान लो कोई बच्चा लंबा है और कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा गोरा है, कोई बच्चा काला है, तो अनुवांशिक को ले, और कोई बच्चा उसका जेनेटिक जो है उसके अंदर हर तीव्रता भी है, लेकिन उसका जो है परिवेश या उसका पर्यावरण सही नहीं होगा, तो उसकी जो है सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। तो दोनों चीजें यहाँ पर प्रभावित करती हैं। तो अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों ही जो है प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर आता है 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? नहीं, यहाँ पर देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार। अब जीन पियाजे ने कहा बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी बच्चे जो हैं अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और उपयोग करते हैं। तो जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, यानी बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बच्चे अपने आप अपना निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है ये सब चीजें अपने आप सीखते हैं। तो नन्हा वैज्ञानिक कहा है जीन पियाजे ने, तो ये बात तो इनकी सही है, लेकिन हमें नहीं है, ढूंढना है। निरंतर अभ्यास से अधिगम, अब जीन पियाजे ने कभी भी जो है निरंतर अभ्यास की बात नहीं की है, तो ये चीज जो है जीन पियाजे के अनुसार गलत है, तो गलत ही हमें ढूंढनी थी। तो ये वो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हुआ। अब तीसरा क्या है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बच्चे जो है अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, और विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये तो जीन पियाजे की थ्योरी पूरी इस पर ही चरण स्टेप बाय स्टेप जो है जीन पियाजे का जो है पहला संवेदीगामक, और उसके बाद जो है आपका पूर्व संकरियात्मक, उसके बाद जो है आपका संकरियात्मक, उसके बाद जो है औपचारिक तरीके से चरण के अनुसार जो है विकास डेवलपमेंट बच्चे का होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं सही हैं, तीनों स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत है, हमें गलत ढूंढना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सीमा नहीं है, तो ये पूछा है। अब जीन पियाजे के अनुसार जो है पहली आपकी होती है संवेदीगामक, संवेदीगामक, ये आपकी होती है 0 से 2, यानी जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद आती है आपकी पूर्व संकरियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 2 से 7, और उसके बाद आपका होता है संकरियात्मक या मूर्त संकरियात्मक, ये आपकी अवस्था ये होती है आपकी 7 से 11। और इसके बाद जो आपकी होती है औपचारिक, फॉर्मल औपचारिक, ये होती है आपकी, ये अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। यहाँ पर इन्होंने बात की है पूर्व संकरात्मक की। पूर्व संकरात्मक में क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज को देखकर समझ लेता है, जो चीज उसे दिखती है वो उसे उसी रूप में जो है उस पर विचार करता है, विकास करता है। मान लीजिए हमने दिखा दिया सेब, तो वो सेब को देखकर बता देगा ये सेब है, लेकिन उसके अंदर जो है एक जो है अनुकरणीयता, मान्यता, ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति, ये जो है तीनों गुण जो हैं होते हैं
ये तीनों गुण क्या हैं ये देखते हैं। ये तीनों गुण ये हैं कि अहम मान्यता, यानी वो अपने बारे में ही, अपने आप को के बारे में ही सोचता है, यानी अपने बारे में चिंतन करता है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके अलावा एक सेकंड, पेन में कुछ थोड़ी गड़बड़ है। अनुक्रमणिता यानी जो है पलटापी, यहाँ पर बच्चा नहीं समझ पाता कि बच्चे ने जो है देखा कि ये पानी है और ये बर्फ है, ये बर्फ से पानी कैसे बन गया, पानी से बर्फ कैसे बन गया, तो ये चीज वो नहीं समझ पाता। मान लीजिए कोई जो है ये 1 लीटर पानी है इसके अंदर, और इस बर्तन के अंदर भी 1 लीटर पानी है, तो बच्चे से पूछा है कि किसमें पानी ज्यादा है, तो वो पानी को ज्यादा बताएगा, जबकि पानी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर इस चीज का जो भेदभाव नहीं कर सकता। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो ये सब चीजें जो हैं इसकी जो है यहाँ पर जो है सीमा नहीं नहीं पूछा है, सीमा क्या नहीं है, तो इसके जो है प्रतीकात्मक विचार की सीमा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर क्या करता है बच्चा कि जो चीज देखता है उसके बारे में जो है वो सोचता है, तो ये जो है इसकी सीमा नहीं है। बाकी जो है सब इसके डिमेरिट्स हैं जितनी भी नीचे हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी खेल जो है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा इसमें सेंटेंस सही आएगा? यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यहाँ पर अलावा पूछा है, तो अलावा यानी जो चीज जो है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं। तो इंद्रियों को उत्तेजित करता है, हाँ करता है, आँख कान नाक कान को सबको तेज करता है, उत्तेजित करता है जब भी कोई बच्चा खेल खेलता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये चीज गलत है। कभी भी एजुकेशन में किसी भी चीज में हम जो है समय बिताने वाली बात नहीं करते, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये जो है ये इसका आंसर होगा। तो ये इसके अलावा जो है सारी चीजें इस पर लागू होंगी। वे एक कौशल हासिल करते हैं और उसे सही सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो मैंने कोई मतलब खेल के माध्यम से कोई कौशल सीख जाते हैं, और उस कौशल का कब उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, तो ये चीजें हम कौशलों के जब हम खेल के माध्यम से सीखते रहते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं यानी निपुणता। शरीर जब खेल कूद देंगे तो हम अपने शरीर पर कंट्रोल करना, अपने शरीर में जो स्टेमिना जो है इस तरीके से हम निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर जो है सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये चीज जो है गलत है। तो इसके अलावा यानी यहाँ पर अलावा क्वेश्चन में था, तो अलावा यानी इस चीज के यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये जो है यहाँ पर बाकी सब चीजें जो है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता बच्चे के विकास में। अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से सोचने के लिए बच्चे को जो है कौन सी चीज, सही जवाब क्या है? तो ये गंभीर रूप से नहीं सोच सकता। सही जवाब में क्या है? ऑप्शन लगा दिया ए बी सी में से कोई, तो यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। क्या या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? जहां पर क्या लगा दिया, तो पहले से ही उस पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह आ गया कि केवल इसी एक पॉइंट के बारे में, तो ये भी यहाँ पर जो है गंभीर रूप से सोचने वाली कोई बात नहीं है। वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है। इसका विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल करें, आप विभिन्न तरीके से यहाँ पर बात आई, तो ये हुआ आंसर आपका करेक्ट। यानी कि जब भी हम सोचने वाली बात यहाँ पर आएगी और सोचने का जब काम आएगा, तो वहां पर विभिन्न तरीके निकल कर आएंगे जो सृजनात्मक बच्चा करता है। आप सारी चिंतन में होता है। जब भी हम किसी कार्य को अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, सोचने की वहां पर बाध्यता लागू हो जाती है। बच्चा सोचता है, सोचता कब है? जब विभिन्न विभिन्न तरीके से हम किसी काम को करने के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये नंबर 4 क्यों गलत है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो वो हाँ या ना में उत्तर दे देगा इसका भी। तो यहाँ पर भी जो है सिर्फ सोचने की बात जो है केवल क्वेश्चन नंबर 3 से जो है विभिन्न विभिन्न तरीके से हमें इसे कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर सोचने के लिए बच्चा आमंत्रित होगा, नहीं सोचेगा वो कि कैसे कैसे मैं से प्रश्न को हल कर सकता हूँ, किन किन तरीकों से। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सोचिए।
थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई का परीक्षण सबसे अच्छा ढूंढना है। सभी जो है प्रगतिशील शिक्षा में थोड़ा बहुत योगदान करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमें ढूंढना है। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना और परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना। रैंकिंग, रैंकिंग देके किसी को भी जो है सबसे जो है नहीं सिखा सकते कि रैंक दे दी और काम खत्म कर दिया। सबसे जो अच्छा तरीका है प्रगतिशील शिक्षा के लिए करके सीखना। जहाँ भी करके सीखना की बात आ जाए, परियोजना विधि यानी जो है प्रोजेक्ट मेथड, सहयोग विधि यानी मिलजुल के सीखना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं प्रगतिशील शिक्षा की, यानी जिसमें जो है विकास की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नंबर 27, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पर कौन सा कथन है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये बताता है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल गलत है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं, तो ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, ये ऑप्शन राइट है। शिक्षा जो है स्कूलों में जो है शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि बालक को समाज में रहना है और प्रकृति से मतलब कि जो आपका नेचर है मतलब जो आपकी रियल दुनिया है, तो उससे मिलजुल कर रहना है, उस दुनिया में आना है, समाज में रहना है। तो उस जो है इस तरीके से स्कूल जो है ऐसी शिक्षा का एक प्रतिबिंब है, ऐसी शिक्षा का प्रतिबिंबित करता है स्कूल जो समाज से रिलेटेड हो और जो हमारी जो है रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 2 सही होगा। अब तीसरा क्यों नहीं सही होगा, जीवन सच्चा शिक्षक है, ये सही हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट ढूंढना था। स्कूल शिक्षा को यथावत लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ाते रहेंगे हम किसी बच्चे को, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट है आपका, ये आपका बेस्ट होगा। 28, कोलबर्ग थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी निम्नलिखित में से मानती है, मतलब कोलबर्ग के अनुसार क्या चीज सही है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट अंतर अंतर एक स्पष्ट अंतर स्पष्ट संबंधित स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है और उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोगात्मक समर्थन किया है। ये जो आपका यहाँ पर है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोगात्मक समर्थन, तो ये जो है कोहलबर्ग कहते हैं। तो इसके अनुसार जो है ये कथन यहाँ पर सही है। नंबर अगला आपका आता है निकटवर्ती विकास के क्षेत्र से संदर्भित, यानी निकटवर्ती जो है सीमस्त विकास का क्षेत्र वाला आपका बाइगोत्स्की जो कहते हैं सीमस्त विकास क्षेत्र ZBC, यानी कोई बच्चा साइकिल सीखना चाहता है, कोई बच्चा हमारा साइकिल सीखना चाहता है साइकिल, लेकिन उसे साइकिल सीखने के जो है यहाँ पर जो उसका क्षेत्र क्या हुआ साइकिल सीखना क्या हुआ क्षेत्र, लेकिन इस यहाँ तक जाने के लिए उसे एक सहारे की जरूरत होगी। तो जो उसे साइकिल को चलाने पहले से ही जानता, उसके माता पिता चाचा ताऊ जो भी, तो वो उसे थोड़ा सहारा देंगे, उस सहारे के माध्यम से क्या होगा वो साइकिल चलाना सीख जाएगा और बाद में वो सहारा हटा लिया जाएगा। ये जो है आप बाइगोत्स्की की थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं। तो बाइगोत्स्की जो कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सहारा दे दिया जाए तो वो जो सीख सकता है, जो उसका सीखने का जो संभावित क्षेत्र है, जो उसका एरिया है जहाँ तक वो सीख सकता है, तो उसे थोड़े से सहारे के बाद जो है वो बच्चा उसे जल्दी से सीख जाता है और उसके बाद वो सहारा डाल जाता है, वो बच्चा उस कार्य को निपुणता के साथ फिर भी करता रहता है। तो इसके अनुसार जो है यहाँ पर उसके संदर्भ में यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, उस विकासात्मक चरण को जब तक बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके और उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सके, और उसके अलावा उस चरण को जब तक अधिगम का विकास पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पर जो सबसे इनके थ्योरी के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। एक संदर्भ को जिसमें
बच्चे सहयोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकें, यानी बच्चों को कोई सहयोग दे दिया जाए जिसके माध्यम से उस कार्य को वो स्वयं करना सीख जाए। तो ये क्या हुआ आपका निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित जो है ये सेंटेंस आपकी व्याख्या करता है। इसके अलावा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो आज की क्लास का होगा सबसे लास्ट क्वेश्चन। एक उभयलिंगी व्यक्ति यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, यानी जो आपके उभयलिंगी पर्सनैलिटी का जो है यहाँ पर कौन सा सेंटेंस समर्थन करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी उभयलिंगी होगा तो उसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन होगा। ये क्यों नहीं होगा। दूसरा, में दृढ़ता और अहंकारी होने की आदत होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। जो उभयलिंगी होगा तो उसके अंदर दृढ़ता और अहंकारी जो होना जरूरी नहीं है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करते हैं, ये बात गलत है कि कोई रूढ़िवादी है तो तभी जो है उसके अंदर स्त्री और पुरुष से संबंधित कोई व्यक्तित्व निर्माण होता है। और आपका जो आता है तीसरा, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को जो है संदर्भित किया जाता है, यानी जिसके कोई पुरुष है उसके अंदर जो है स्त्री के लक्षण आ जाते हैं तो उसे उभयलिंगी व्यक्तित्व कहा जाता है, ये बात गलत है। उस पुरुष को जो है अंतर्नार बोला जाता है, यानी उसे जो है एनिमस बोला जाता है, ना कि उसे जो है उभयलिंगी व्यक्तित्व का बोला जाता है। तो ये आप पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे सही से। तो ये 30 क्वेश्चनों में आज आपने देखा कि आप लास्ट में अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन कितने सही किए कितने गलत किए, और आप इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप अभी कौन से स्तर पर हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस तरीके की क्लासें लगातार करते रहेंगे तो इन क्लासों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी। उन प्रैक्टिसों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ समस्या आ रही है, और उन समस्या को दूर करेंगे। आप उन समस्या को दूर तभी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो लगातार हमारे साथ इसी तरीके की प्रैक्टिस करते रहने के लिए केवल हमारे चैनल को आप 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इन वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आगे से आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।